नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी। 2023 की शुरुआत होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियां पूरे सबाब पर हैं। राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने स्तर पर विधानसभा की तैयारियों में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम राजीव खंडेलवाल जी से चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, किस तरह से तैयारी कर रही है। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर उनसे बात करेंगे, कहाँ कौन से मुद्दे हैं और कहाँ क्या हलचल है। तो राजीव खंडेलवाल जी, ये बताइए आपकी जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पार्टी ने संगठन स्तर पर कैसी क्या तैयारियां की हैं, क्या योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा एकमात्र राजनीतिक संगठन है जो निरंतर 365 दिन सक्रियता के साथ समाज के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित के माध्यम से हम अपने मतदान केंद्र और शक्ति केंद्र को मजबूत कर नीचे तक समाज के बीच में हम निरंतर जाते रहते हैं। और इस कारण से मैं कह सकता हूं कि आने वाले 2023 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने मतदान केंद्र को मजबूत करते हुए विजय की ओर आगे बढ़ेगी और देवास जिले की 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये संकल्प के साथ हम निरंतर अपने शक्ति केंद्र और मतदान केंद्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ये सोच रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं। 2014 के बाद का भारत जिस प्रकार से संकल्पों को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं उसका कोई औचित्य देश में नहीं है। भारत तोड़ो यात्रा के रूप में वो निरंतर समाज में अराजकता फैलाने के लिए इस प्रकार की यात्रा निकाल रहे हैं और मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी जी सिर्फ एक इवेंट के रूप में उस यात्रा को में नजर आ रहे हैं कि वो निरंतर कोई न कोई नए अजूबे करते हुए, नए वक्तव्य देते हुए समाज के बीच में सिर्फ एक इवेंट के एक अदाकार जो होता है उस हिसाब से वो समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस समय एक चीज और देखने को मिल रही है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या संविदा बिजली कर्मी हो, सभी लोग वापस से आंदोलन की राह पर हैं। कोई नियमितीकरण की मांग कर रहा है तो आउटसोर्स के कर्मचारी संविलियन की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या समझते हैं आपकी चुनाव नजदीक हैं और आंदोलनों का दौर जारी है। निश्चित रूप से लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार होता है। संविदा कर्मी जिस दिन नियुक्ति हुई थी उसको पता था कि मैं संविदा के रूप में ही उस पद पर नियुक्त हो रहा हूँ और निश्चित रूप से ऐसे संविलियन के हों चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी जो आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में शासकीय विभागों में कार्यरत है, मेरा उन सब से इसी बात से कहना है कि सरकार उन सब के बारे में विचार के साथ कुछ नए प्रायोजनों के साथ उनको नए दरों के साथ समय समय पर परिवर्तन करती रहती है। लेकिन इस प्रकार के आंदोलनों को सिर्फ अपनी कार्यक्षमता का, एकजुटता का प्रदर्शन करके आंदोलन करना ये कोई औचित्य नहीं होता है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने के कई मापदंड होते हैं। समय समय पर जब संगठन अपनी सारी बातें रखते हैं तो सरकार उस पर विचार भी करती है और आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार को ऐसा लगता है कि इन सब में कुछ न कुछ व्यापक परिवर्तन करना है तो सरकार उस दिशा में भी विचार करके और उनके साथ भी खड़े होकर उनके कर भी रही है। बात देवास विधानसभा की कर लेते हैं। देवास विधानसभा में पैकी प्लाट और नजून का मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव में भी छाया रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहां पर घोषणा कर गए थे कि आज से ही खत्म करते हैं, लेकिन वो समस्या आज भी यथावत है। उसे लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर होती जा रही है।
कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बातचीत करने का तरीका नहीं है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले नगरीय निकाय चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा है कि पेकी प्लाट की समस्या को हम समाप्त करेंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो 100% उस समस्या का समाधान होगा। जहां तक नजूल की बात है तो नजूल में कई प्रकार की एनओसियां जो पहले प्राप्त करना रहती थी, उस पर निजात देने के लिए संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है और आने वाले दिनों में नजूल में सरलीकरण के साथ लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार ने निर्णय लेके उसके अध्यादेश जारी कर दिया और उसकी कार्य योजना में अब आसानी से किसी भी व्यक्ति को नजूल के प्रकरण में कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं। सीधे वो अपना रजिस्ट्री के आधार पर, नामांतरण के आधार पर नक्शा पास करा के अपना मकान, व्यापार, व्यवसाय की जगह बना सकता है। इसलिए हम नजूल वाली समस्या तो मेरा ऐसा मानना है कि वो समाप्ति की ओर है। और रहा सवाल पेकी प्लाट के लिए, तो हमारी क्षेत्रीय विधायक ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने उसमें हमें आश्वासन भी दिया है, क्योंकि कब जब कोई कानून में परिवर्तन करना होता है उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ता है और वो समस्या सिर्फ देवास की नहीं है, वो अन्य शहरों में भी इस प्रकार से पेकी प्लाट की समस्याएं हैं। और पेकी प्लाट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियम के अंतर्गत ही बंद किए गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब एक मकान का लेआउट अगर 1200 स्क्वायर फीट का है और 600 के 2 मकान उसमें जब बन जाते हैं तो उसकी घनत्व की दृष्टि से जो सुविधाएं उस कॉलोनी में या उस जगहों पर उपलब्ध होना थी वो नहीं मिल पाती है। इसके लिए वो नियम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने बनाया था और चूंकि मैं पार्षद भी रहा हूं तो मुझे पता है कि हमने उसमें समय समय पर संशोधन करते हुए उसमें निजात दिलाने का भी काम किया है। और अब बता दूं आपको दिलीप भैया कि उसमें नजूल के जो प्रकरण, ये अपने पेकी प्लाट के जो प्रकरण है, उस पर जल्द सरकार कुछ न कुछ नियमावली बनाकर उसमें उसको दायरे में लाकर उनमें भी स्वीकृतियां प्रदान करने का निर्णय लेगी और जल्द से जल्द हम हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में हम उसको समस्या को समाधान करने के लिए काम करेंगे। राजेश जी, बागली विधानसभा आपकी ऐसी विधानसभा है जो 1956 से लेकर अब तक भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है। सिर्फ एक बार वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम मोलानी विधायक के रूप में विजयी हुए हैं, बल्कि अभी तक अनवरत वहां भाजपा का ही कब्जा रहा है। तो इस बार बागली विधानसभा क्षेत्र को लेकर काफी चर्चाएं हैं। वहां से पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने बगावती सुर में चेतावनी दे डाली है कि वो नए साल में सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएंगे। वहां पर प्रधानमंत्री आवास में घोटाले का मुद्दा काफी चर्चाओं में है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय दीपक जोशी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से वो उस पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं जहां अनुशासन और जहां सब बात करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां बात करने पर समस्या का समाधान होता है। वो अगर इस प्रकार की कोई जांच कराना चाहते हैं, कोई व्यवस्था परिवर्तन देखना चाहते हैं या इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है उसमें जांच कराकर वो करना चाहते हैं, तो उनने पत्र भी लिखे और पत्र के आधार पर हम शासन ने कार्रवाई भी की है, उन पे एफआईआर भी हुई है। करीब 12-13 सीएमओ पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। और मेरा तो ये मानना है कि इस प्रकार की नगर पंचायतों में शिकायतें बागली विधानसभा का ही नहीं और सोनकच्छ विधानसभा में भी इस प्रकार की शिकायतें हैं कि वहां पर भी मत परिवर्तन के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का पैसा उन्होंने खर्चा कर दिया है। तो सोनकच्छ हो जहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हैं, नगर पंचायत जहाँ की वो बात कर रहे हैं, लोहारदा, कांटापोर, सतवास, वहाँ कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष विजयी हुए थे और वही बैठे थे पिछले 5-10 सालों से। तो उस कारण से वहाँ पे जिस प्रकार से अनियमितता हुई है उसकी विशेष रूप से हमने जांच भी कराई है। उसमें हमारे कलेक्टर ने जांच दल बनाया था और जांच दल में एसडीएम प्रिया वर्मा ने उसकी संपूर्ण जांच भी की थी और दोषियों के नाम पूरी पैनल बनाकर जिन जिन ने इस प्रकार का मैं सहयोग करा था उनके नाम पहुंचाकर और उन पर कार्रवाई करने का भी लोकायुक्त काम कर रही है। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि अगर उनने कोई शिकायत की है तो उसका समय रहते उसका निराकरण कराना सरकार का दायित्व है और उस आधार पर वो सब कार्रवाई भी होगी और दोषियों को सजा भी दिलाई जाएगी। उसमें कुछ भाजपा नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं कि निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि कोई प्रामाणिक आरोप आता है तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं और जब दस्तावेज युक्त कोई शिकायत हमें प्राप्त होती है
तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं, अनुशासनहीनता की भी मतलब उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भी हम काम करते हैं। और जो भी प्रकरण आया था उसकी सारी संपूर्ण जानकारी हमने प्रदेश संगठन को बता दी है। और चूंकि ये इस प्रकार की समस्या सभी नगर पंचायतों में आती है, चूंकि वहाँ कोई आय के स्रोत नहीं होते, इसलिए कभी कभी तनख्वाह बांटने के लिए, कभी कभी कोई सामग्री क्रय विक्रय करने के लिए इस प्रकार का मामला सीएमओ द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार की जब संपूर्ण और बारीकी से जांच होती है तो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होती है। और एफआईआर 12 सीएमओ पर एफआईआर 45 से ज्यादा लोगों पर कायमी हुई है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि बागली के तत्कालीन विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी में कहीं ना कहीं अनबन चल रही है, और जो खुलकर सामने आ चुकी है। कई बार एक दूसरे के पुतले जलाए गए हैं, और ये निश्चित तौर पर विधानसभा के चुनाव में कितना प्रभावित करेगा यह सब कुछ? निश्चित रूप से जब जब भी इस प्रकार की कोई अनुशासनहीनता की बात हमारे सामने आती है तो हम संबंधित पक्षों से बातचीत भी करते हैं, पूरा तर्क समझते हैं और सारी बातों को प्रदेश संगठन को अवगत भी कराते हैं। और बीच में भी इस प्रकार का जो भी कोई वाकया हुआ था, हमने तत्कालीन समय में नगर पंचायत के चुनाव में हमने विधायक पहाड़ सिंह जी से खेद भी व्यक्त कराया था। अब चूंकि परिवार बड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं ये सब बातें आ जाती हैं छोटी मोटी, तो हम उसको सीधे प्रदेश संगठन से बातचीत करके और इस समस्या का समाधान करने का भी बात करते हैं। और मेरा तो कहना पड़ता है कि पार्टी की नज़र अब प्रत्येक मतदान केंद्र तक है, तो सब बातों का विचार पार्टी समय समय पर करती है। और उसका परिणाम ये रहता है कि आने वाले समय में जब भी इस प्रकार की बात होगी, चुनाव के दौरान सब बात होगी, तो क्या क्या पिछले दिनों बीता है वो सब बातों के विचार के बाद ही बागली विधानसभा के टिकट का निर्णय होगा। अच्छा, मतलब ये मान लें कि इस बार टिकट में कुछ फेरबदल भी हो सकता है? निश्चित रूप से पार्टी ने तय किया है कि सब बातों पे विचार करके, गुण दोष के आधार पर सब बातों पे गंभीरता से सोच समझ के ही टिकट वितरण होंगे। और सामंजस्य और संवाद, एक दूसरे का संपर्क नीचे तक एक जैसा बना रहे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के साथ, राष्ट्रीयता के साथ अखंड भारत की परिकल्पना को लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और नेतृत्व है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस तर्ज पर हम एक राष्ट्रीय सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी विचार, हमारी सोच भी इस बात की है कि हम सब नीचे तक इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चल सके, ऐसा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। बात खातेगांव विधानसभा की कर लेते हैं। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर किसान सक्रिय हो गए हैं, किसान आंदोलन शुरू हो गए हैं। उस क्षेत्र में सिंचाई की योजना को लेकर किसान लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनके गांव सिंचाई योजना में नहीं जोड़े गए हैं। इस चीज को लेकर वहां एक बड़े पैमाने पर किसान लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं पार्टी से। मैं तो समझता हूं कि किसान कोई नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत तेजी से आमाचूल परिवर्तन करते हुए काम किया है। निश्चित रूप से खातेगांव विधानसभा की अगर बात करूं तो नर्मदा किनारे होने के कारण वहां के किसान 2 या 3 फसलें भी लेकर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि सिंचाई परियोजना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से देवास जिले में 12,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना देकर देवास के किसानों को खेत तक पानी देने का संकल्प लिया है, वो निश्चित रूप से अब धरातल पर आके उसके टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। 2-1 योजना में तो काम भी प्रारंभ हो गया है और जल्द से जल्द 2024-25 तक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का हम संकल्प को पूरा करने का भी काम करेंगे। और मेरा तो ऐसा भी मानना है कि चूंकि नर्मदा किनारे नज़दीक विधानसभा होने के कारण वहाँ इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। अगर छोटे मोटे 2-4 गांव किसी वजह से किसी आने में छूट रहे हैं तो उनको भी जोड़ने का हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, उनको भी काम करेंगे, क्योंकि सरकार तो निरंतर एक किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। हर बार एक बड़ा वोट बैंक वो लेकर जा रही है। अभी हाल ही में
हरा गांव के खंडेराव बाबा की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मोहन पटेल भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। मेरा तो मानना है कि निश्चित रूप से खातेगांव विधानसभा के 35-40 पोलिंग आदिवासी बहुल क्षेत्र में आते हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की या केंद्र की सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए जो निरंतर काम कर रही है, उनके आत्मसम्मान के लिए काम कर रही है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के काम कर रही है और पैसा एक्ट जैसा कानून मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है, तो निश्चित रूप से आदिवासियों के विकास के लिए बहुत अच्छा कानून हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्र में देने का काम किया। और वन भूमि पट्टा अधिनियम के अंतर्गत कई आदिवासी लोगों को पट्टे बांटकर उनको जमीन का मालिक भी बनाया है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ये सब सिर्फ राजनीतिक स्टंट के कारण इस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए सच में सोचने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो निरंतर पूरी ताकत के साथ आदिवासियों के विकास के लिए सोच रही है, आदिवासियों के उत्थान के लिए सोच रही है, आदिवासियों का सम्मान निरंतर बढ़ता रहे और उनकी उपयोगिता, उनकी सार्थकता समाज में बराबरी की बनी रहे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। बात हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की कर लेते हैं। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की बातें हुई, तमाम उसे लेकर कवायदें होती रहीं, लेकिन अब फिर एक बात सामने आई कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में नहीं आकर पीथमपुर चला गया। निश्चित रूप से अब केंद्र की सरकार की योजना के अंतर्गत सर्वे भी होता है, बातचीत भी होती है, सारे प्लानिंग और बनते हैं, पर जब इस प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हिसाब से, कोई मापदंड के हिसाब से कार्य योजना बनती है तो उसकी सारी फिजिबिलिटी देखकर काम किया जाता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम जब काम करते हैं तो हमने परियोजना के नाम से, सिंचाई परियोजना के नाम से हर गांव को जोड़ने का भी काम किया। विकास की बात करूं तो हाटपिपलिया विधानसभा में पिछले 2020 के उपचुनाव के बाद करीब 10 से 20 हजार करोड़ के काम हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में करें, तो इसलिए विकास की दृष्टि से तो कोई कमी पेशी हाटपिपलिया के क्षेत्र में नजर नहीं आती। जितने भी छोटे से छोटे रोड थे उसको सीधे सीधे पुल पुलिया, ऐसे अनेक विकास के काम माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में देने का काम किया, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी जो कहते हैं वो करके बतलाते हैं और उसमें संपूर्ण विकास की गारंटी के साथ हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में जब एयरपोर्ट आने की कवायद शुरू हुई तो उस समय वहां जमीनों के भाव जो 3-4 लाख 5 लाख बीघा से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गए और जब वापसी की बात आई तो वापस जमीनों के भाव नीचे आ गए। इससे कहीं ना कहीं किसान प्रभावित हुआ। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि उससे आने से 1 करोड़ रुपए हो गया, 2 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन अगर एयरपोर्ट हाटपिपलिया विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में आ जाता तो निश्चित रूप से उसके आसपास के क्षेत्र का विकास और तेजी से होता और हम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर हमारा देवास जिला भी कहीं न कहीं व्यवसायिक रूप से जुड़ जाता। लेकिन अब किन परिस्थितियों में वो योजना यहाँ है कि वो देपालपुर के पास चले गई है, उसके फिजिकल सर्वे और उसकी फिजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल में जाने वाली कहाँ है, क्योंकि उसका चयन जब कोई बड़ी योजना लाते हैं तो 2-4 स्थानों का चयन होता है, उसमें से देवास का भी हुआ था, पीथमपुर के पास देपालपुर का भी हुआ था। अब उसमें जो फिजिबिलिटी के साथ ठीक होगा वहाँ पर उस योजना को क्रियान्वित होगा और जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी योजना आती है तो क्षेत्र के आसपास के लोगों का भी, सबका भी फायदा होता है। ये तो थी उन 4 विधानसभा सीटों की बात जहां पर भाजपा का कब्जा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सीट जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र, जहां से कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा विधायक रहते हैं, मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उसे आप कितनी चुनौती मानते हैं? मैं तो बिल्कुल भी चुनौती नहीं मानता हूँ। सोनकच्छ हमारा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और निश्चित रूप से सोनकच्छ विधानसभा 2018 में हम जरूर हारे थे, लेकिन उसके बाद से निरंतर संगठन ने बारीकी से अपने शक्ति केंद्र, मंडल शक्ति केंद्र और मतदान केंद्र को सक्रिय करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं
और मेरा तो ऐसा मानना है कि माननीय सज्जन वर्मा जी जो सोनकत से विधायक हैं, अब उनके बड़बोलेपन और 15 महीने की सरकार में उनके जो तेवर थे और जो काम करने की उनकी शैली थी कि किस प्रकार से उनने सोनकत के विधानसभा में कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लेकर नहीं आए, और जिस प्रकार से उन्होंने मंत्री बनकर ट्रांसफर का उद्योग भोपाल और देवास में चलाने का काम किया है। इसलिए सोनकत की जनता ये सब जानती है। सोनकत की जनता ये भी जानती है कि माननीय शिवराज सिंह जी के आने के बाद किस प्रकार से वहाँ आमूल परिवर्तन हुए, किस प्रकार से 2018 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उस दौरान सोनकत में जो विकास हुआ है वो अनगिनत इतिहास धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सोनकत का हमने संपूर्ण विकास करने का, कायाकल्प करने का काम किया है। सोनकत विधानसभा क्षेत्र में अभी हाल ही में कुछ सिंचाई परियोजनाओं में कुछ गांव छूटे हुए हैं और पेयजल की समस्या, वहाँ लंबे समय से पेयजल की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और आरोप ये है कि चूंकि सरकार भाजपा की है इस वजह से वहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर गांव को शुद्ध जल, पेयजल देने का काम नल जल योजना के माध्यम से दिया है और 2024 तक मध्य प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहां शुद्ध पेयजल उनको नल और टोटी के माध्यम से उनके घर परिवार में नहीं मिलता हो। ऐसी अनूठी और बढ़िया योजना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बनाई और उसको धरातल पर निरंतर लाने का हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण माता बहनों को जो पानी लेने के 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता था उससे निजात दिलाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। तो कुल मिलाकर देवास जिले की 5 विधानसभा सीटों में कितनी विधानसभा सीटें आप मानते हैं कि भाजपा के लिए पक्की? भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा में तो हम हैं, पुनः हम 5 विधानसभा जीतने के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। सोनकत विधानसभा में हमने आकांक्षी विधानसभा के माध्यम से हमारे प्रदेश संगठन ने भी सारी कार्य योजना बनाकर नीचे मतदान केंद्र, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर हम नीचे तक कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। आपस में छोटी मोटी बातें जो पिछले 2018 के पहले हमें कमी पेशी में नजर आई थी उसको भी दूर करने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के मन में ये विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार हम संकल्प के साथ सोनकत विधानसभा जीतेंगे ताकि एक आदर्श जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से बने और हम सब मिलकर 1399 मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि वो फौज सक्रियता के साथ अगर पूरी मेहनत के साथ जुट जाएगी तो निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प इस देवास जिले में नहीं है। कांग्रेस निरंतर अराजकता फैलाकर, समाज में वैमनस्यता फैलाकर और कहीं ना कहीं समाज में कोई दिशा नहीं होती है। 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि इनको अब सरकार चलाने की भी योग्यता खत्म हो चुकी है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूं, हमने देवास जिले में सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ सबका विकास, सब पर विश्वास और सब पर प्रयास का जो नारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया था उस नारे को सार्थक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब एकजुटता के साथ अगर देवास जिले की 5 विधानसभा में पूरी ताकत के साथ हमारा कार्यकर्ता तैयार होके काम करेगा तो मुझे लगता है कि देवास जिले की हम 5 विधानसभा जीतेंगे। सोनकत विधानसभा को लेकर जिस तरह से जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में जो परिणाम आए और वहाँ उसे लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा अति उत्साही है कि इस बार निश्चित तौर पर विधानसभा में भी उनको इसी तरह के परिणाम आएंगे और उसको फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने जिस प्रकार से जनपद और जिला पंचायत में पैसों का खेल चलाकर खरीद फरोख्त करके जनपद सोनकत और टोंकखुर्द बनाई है, मैं छुपी वो किसी से छुपा नहीं है। 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए एक जनपद सदस्यों को देकर उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र करके और सोनकत और टोंकखुर्द बनाई। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब
चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से लोग उस पैसे की आपाधापी में निरंतर लगे हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि उनका सारा सच उजागर हो चुका है। और अब वो कार्यकर्ता जिन्होंने पैसे लेके अपना मत परिवर्तन किया था, वो भी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में उनको भी महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के साथ जाना हमारी भूल थी। अब वो सब लोग कहीं ना कहीं लौट कर भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा अनुशासित संगठन है जो निरंतर कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहा है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो जनपद की वो बात कर रहे हैं वो पैसों के आधार पे कर रहे थे। अब इनका जादू वो 2023 में नहीं चलने वाला है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजीव खंडेलवाल, जिनका दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर जो तैयारियां कर रही हैं उसके दम पर इनका यह मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिले में एक इतिहास रचेगी और 5 सीटें लेकर आएगी। आपके विचार क्या कहते हैं? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो